हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नागपुरी भाषा का हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी का हर एक टॉपिक जो जेटेड के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आप जेटेड की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि नागपुरी भाषा आपको पढ़ना है, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम लोग नागपुरी में आगे बढ़ते हुए नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, वर्तनी, शुद्ध भाषा का प्रयोग और संज्ञा इतना टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम क्या होता है। तो हिंदी के जैसा ही फ्रेंड्स सर्वनाम जो होता है वो जैसा हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, संज्ञा का बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यही चीज़ नागपुरी में भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये सर्वनाम लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे या ऐसे भी सर्वनाम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए हम लोग सर्वनाम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। और बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे भी आप सर्वनाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं आगे सर्वनाम का यहाँ पे डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ वही चीज बताया गया है फ्रेंड्स कि संज्ञा कर ठावे या बदला में जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। मतलब संज्ञा कर ठावे, ठावे मतलब जगह में, या बदला में मतलब संज्ञा के जगह में या संज्ञा के बदले में जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम का काम। मतलब आखिर हम लोग संज्ञा के जगह पे सर्वनाम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, सर्वनाम का क्या काम है? तो यहाँ पे दिया गया है कि नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग बगरा होएला। मतलब कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, नागपुरी हो, किसी भी भाषा में सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वह ज़्यादा होता है, क्योंकि संज्ञा का बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो जितनी बार हम लोग संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो उसके जगह पे हम लोग उतनी ही बार किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग बगरा होएला। असल में संज्ञा कर दोहराले वाक्य कर सुंदरई खत्म हो जाएगा। मतलब बार बार संज्ञा को दोहराया जाए अगर किसी भी सेंटेंस में तो उससे वाक्य का सुंदरता कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि गाय, गाय पर अगर लेख लिखना होता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि गाय एक पालतू जानवर है। फिर उसके बाद हम लोग ये नहीं लिखते थे कि गाय का 4 पैर है, गाय दूध देती है, गाय घास खाती है। ऐसे नहीं लिखते थे हम लोग। उसको क्या लिखते थे कि गाय एक पालतू जानवर है, उसके 4 पैर हैं, वह घास खाती है। ऐसे तो बार बार हम लोग गाय का प्रयोग न करके उसके, वह का प्रयोग करते थे कि ताकि हमारा जो भी वाक्य या लेखन हो वह सुंदर दिखे। तो वही चीज होता है कि संज्ञा का दोहराने से वाक्य का सुंदरता कम हो जाता है। इकर अलावे कई धाव नागपुरी भाषा में आदर अपनैत देवे के चलते सर्वनाम कर प्रयोग जरूरी हो जाएगा। मतलब उसके अलावा नागपुरी में आदर या अपनैत देने की वजह से सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है। आगे है कि सर्वनाम कर प्रयोग से वाक्य में गति कर संगे संगे वाक्य कर सुंदरई बढ़ जाएला, जेकर से सुने, पढ़े का और लिखे में सुविधा होएला। मतलब क्या हुआ इसका, इस सेंटेंस का अर्थ? तो सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य में गति आ जाता है और उसके साथ ही साथ वाक्य का सुंदरता बढ़ जाता है, जिससे हम लोगों को सुनने में, पढ़ने में और लिखने में क्या होता है? सुविधा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि अलग अलग राइटर के द्वारा सर्वनाम का कितना भेद बताया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि फादर पीटर शांति नौरंगी और वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक सर्वनाम का कुल कितना भेद है? 7 भेद है।
कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आदरवाचक सर्वनाम। और आगे दिया गया है कि नागपुरी सदानी व्याकरण, जो शकुंतला मिश्र और उमेश नंतिवारी का किताब है, उनके मुताबिक कितने टोटल सर्वनाम के भेद हैं? तो टोटल 6 सर्वनाम के भेद हैं। इनका जो पुराना किताब था फ्रेंड्स, उसमें भी ये 7 सर्वनाम का भेद बताए थे, लेकिन इनका जो नया अपडेटेड बुक आया है उसमें अब ये 6 भेद बताए हैं। यहाँ से आदरवाचक सर्वनाम को हटा दिए हैं। जैसे ऊपर में हम लोग देखे कि देखिए ऊपर में हम लोग देखे कि यहाँ पे 7 सर्वनाम का भेद बताया गया है, जिसमें कि 7वां जो है वह आदरवाचक सर्वनाम है, फादर पीटर शांति नौरंगी और वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक। लेकिन नागपुरी सदानी व्याकरण में आदरवाचक सर्वनाम को हटा करके यहाँ पे कुल 6 सर्वनाम का भेद कर दिया गया है। पहले इनका भी 7 भेद था जिसमें आदरवाचक सर्वनाम था, लेकिन अब कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, यह जो बुक है फादर पीटर शांति नौरंगी का, इनके मुताबिक टोटल ये 14 सर्वनाम का प्रयोग होता है, ऐसा बताए हैं। नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण जो किताब है फादर पीटर शांति नौरंगी का, उसमें यह बताए हैं कि टोटल 14 गो सर्वनाम कर प्रयोग होएला। ठीक है, कौन कौन? तो मोय, तोय, ई, उ, के, का, कने, केव, कोनो, जे, से, ते, अपने और रौरे, ये गिनिएगा फ्रेंड्स, तो 14 टोटल आता है। इनके मुताबिक ये 14 सर्वनाम का कुल प्रयोग होता है नागपुरी व्याकरण में। अब हम लोग बारी बारी से सारा सर्वनाम का भेद देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रेंड? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जे सर्वनाम से कोनो पुरुष या स्त्री कर नाव कर ठावे जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो सर्वनाम से, मतलब जो भी शब्द हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, उससे कोई भी पुरुष या स्त्री का नाम के जगह पे उस शब्द का अगर प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कोई भी पुरुष या स्त्री का नाम के जगह पे अगर हम कोई सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कौन सा सर्वनाम कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में टोटल 3 भेद होता है। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम लोग हिंदी में जैसे पढ़े थे फ्रेंड्स कि एक वचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष में क्या होता था? एक वचन में मैं, और बहुवचन में क्या होता था? हम या हम लोग। ठीक है, वैसे ही मध्यम पुरुष में तुम आता था और तुम लोग आता था, और अन्य पुरुष में वह आता था, चाहे वह पुल्लिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए, और वे लोग आता था। या यहाँ पे वह जो होता था वह नपुंसक लिंग के लिए भी यूज होता था। मतलब एक वचन में अन्य पुरुष में वह आता था और बहुवचन में वे लोग आते थे। उत्तम पुरुष में जो होता था, हिंदी ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते थे कि उत्तम पुरुष मतलब जो बोलता है, मध्यम पुरुष मतलब जो सुनता है, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, वह तीसरा व्यक्ति, वह क्या होता था? अन्य पुरुष होता था। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। जैसे देखिए उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि बोलवैया के कहल जाएला, मतलब जो बोलने वाला होता है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो उत्तम पुरुष में। जैसे हिंदी में हम लोग देखें कि एक वचन में मैं होता था, वही यहाँ पे भी एक वचन में मो या हम होगा। नागपुरी में अपने आप को का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग मो या हम का प्रयोग करते हैं। वैसे ही बहुवचन में हिंदी में हम लोग होता था, वैसे तो नागपुरी में हमरे या हमरे मन होगा। ठीक है, उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या क्या होगा? मो या हम। बहुवचन में क्या होगा? हमरे या हमरे मन। ठीक है,
जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे अगर हमको बोलना होगा सेंटेंस मोए से, तो मोए बाजार जाबो, बाजार जाबो, या इस टाइप से। तो मोए, मोए किसको बोला जा रहा है? मैं को। या यहाँ पे बोला जाएगा कि हमरे मन बाजार जाबे, तो हमरे मन किसको हुआ? तो हम लोग को, ठीक है। वैसे ही है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे? तो सुनवैया के कहल जाएला। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है उसके बारे में कहा जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग देखते हैं एक वचन में तुम होता है और बहुवचन में तुम लोग होता है, वही चीज नागपुरी में भी है। यहाँ पे एक वचन में तुम के जगह पे तो या तोर का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में तोहरे या तोहरे मन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या होता है? तो जेकर बाबैत कहल जाएला उके अन्य पुरुष कहल जाएला। बाबैत मतलब बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे एक वचन में क्या आ गया? ऊ या ई, मतलब वह या यह। बहुवचन में ऊमन या ईमन। ऊमन का क्या हुआ कि वह वो लोग, या ईमन मतलब ये लोग, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है कि मोए छुआ ले गुलगुला किन लो मुदा तोड़ ले नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि मैं छुआ ले, नागपुरी में बच्चा को छुआ कहा जाता है, ठीक है। तो मैं छुआ के लिए गुलगुला खरीदे, मिठाई रसगुल्ला टाइप समझ लीजिए। मुदा, लेकिन, मुदा का मतलब किंतु या परंतु, लेकिन तोड़ ले नहीं मतलब तुम्हारे लिए नहीं खरीदे। तो बोलने वाला कौन होता है फ्रेंड्स? उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे बोल कौन रहा है? मोए मतलब मैं। तो मोए क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, ठीक है। जो सुनने वाला होता है वह क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो सुन कौन रहा है? तोड़। तो तोड़ ले नहीं, मैं छुआ ले गुलगुला किन लो तोड़ ले नहीं। तो सुन की कौन रहा है? जिससे बात कहा जा रहा है। तो किससे कहा जा रहा है? तो तोड़ से, तुम से। तो तोड़ क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके लिए खरीदे? तो छुआ के लिए खरीदे। तो छुआ क्या हो गया? अन्य पुरुष। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि हमरे पेठिया जाए रही माय ले लुगा किन ली मुदा तोड़ ले नहीं। पेठिया का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? तो आप लोगों को हम बताए होंगे संज्ञा में कि पेठिया का अर्थ बाजार होता है और पेठिया जो होता है वह समूहवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि हमरे पेठिया जा रही माय ले लुगा किन ली मुदा तोड़ ले नहीं। मतलब हम लोग पेठिया बाजार गए थे, माँ के लिए लुगा खरीदे। लुगा का अर्थ नागपुरी में सिर्फ लुगा मतलब साड़ी मत समझिएगा फ्रेंड्स। लुगा फाटा का मतलब कपड़ा लत्ता होता है, ठीक है। यहाँ तो साड़ी भी समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली नागपुरी में लुगा का अर्थ लुगा फाटा अगर बोला जाएगा तो वहाँ पे कपड़ा को डिनोट करेगा। तो हम पूरा सेंटेंस का मतलब फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग बाजार गए थे, माँ के लिए कपड़ा खरीदे, तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है। इस सेंटेंस का यही मतलब होगा। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष कौन होगा? तो जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तो हमरे मतलब हम लोग। तो ये क्या होगा? उत्तम पुरुष। किससे बोल रहा है? तो तोर। तोर क्या हुआ? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष किसके बारे में कहा जा रहा है? तो माय ले लुगा खरीद ली, माय। तो माय क्या होगा? अन्य पुरुष। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में क्या यहाँ पे बताया गया है कि जे सर्वनाम से अपन खुद कर बोध होएला या स्वयं कर बोध होएला ओके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब वैसा सर्वनाम का शब्द जिससे खुद का या स्वयं का, मतलब वह अपना काम खुद कर रहा है वह या स्वयं कर रहा है, कोई भी, चाहे वह हम करें या कोई दूसरा करे, जब वहाँ पे अब खुद करने का बात आएगा, स्वयं करने का बात आएगा, अपने लिए बात आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स? तो अपना, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा शब्द आ जाता है? जैसे हम हैं, अपने हैं, निजे। जैसे
जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि अपने हैं का पहले एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो अपने हैं जाई, मतलब वह अपने जाएगा, ठीक ना, अपने खुद से जाएगा। वैसे ही है नीजे, नीजे का क्या एग्जाम्पल है, मोए नीजे ही काम कर ले मुँह, मतलब मैं खुद से ही काम कर लूँगा। ऐसे ही है हम है, तो हम है ये काम कर ले, मतलब हम ये काम कर लेंगे। ये अपने हैं, तो अपने हैं क्या होगा कि हम अपने हैं जा, मतलब हम अपने जाएंगे, खुद से जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, निजवाचक सर्वनाम का। ध्यान रखिएगा, निजवाचक मतलब जो भी वाक्य होगा उसमें खुद से काम करने का, स्वयं से काम करने का बोध होगा, वह कौन सा वाक्य होगा, निजवाचक सर्वनाम का वो होगा। और उसमें कैसा शब्द आपको दिखने के लिए मिलेगा, जैसे हम हैं, अपने हैं, नीजे, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि जिसका कोई निश्चित नहीं हो वह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज या वस्तु कर बोध नहीं होएला, देखिए मतलब नहीं होता है। जो सर्वनाम से कोई भी निश्चित चीज या वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है, उके हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सा शब्द हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम में प्रयोग कर सकते हैं, और भी शब्द होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 लिए हैं, वो देखिएगा कौन कौन सा है, केव, कोनो, कखनो। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस बना करके बताया गया है केव, तो केव का सेंटेंस क्या है कि चोरे का गुण केव नहीं जाने, मतलब चोर का गुण कोई नहीं जानता है, यह निश्चित नहीं है। या केव आलक, राउर घरे केव आए है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर कोई आया है, अब कौन आया है वह निश्चित नहीं है, ठीक ना। वैसे ही कखनो क्या है, तो कखनो खाए, मतलब कभी भी खाएगा, वो निश्चित टाइम नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कोनो, तो कोनो कहे नी पारब, मतलब कुछ भी कहने नहीं सकेंगे, ठीक है, कोनो कहे नी पारब। जैसे हम लोग केव का देखेंगे या कखनो का देखेंगे, तो उ मन कखनो जावे, मतलब कोई एक निश्चित टाइम नहीं है, वो लोग कभी भी जाएगा। या दरवाजा पर केव आए है, मतलब दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, केव घंटी बजाते, तो उस टाइप से सेंटेंस होगा जिसमें कि कोई निश्चित पता नहीं चलेगा कि कौन आया है, कब काम हो रहा है, क्या काम करना है। उस टाइप से कोई भी वाक्य में निश्चितता नहीं दिखेगा, वह कैसा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स। अब चौथा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज या वस्तु कर बोध होएला ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। वस्तु को हम लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये वस्तु है, तो वस्तु को हम लोग वस्तु भी लिख सकते हैं, देखे थे व को ब से भी हम लोग नागपुरी में दर्शाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से कोई निश्चित चीज या वस्तु का पता चलता है, बोध होता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जस्ट उल्टा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कौन कौन सा शब्द है, तो ऊ है, ए है, ओ है, ए है, फिर ओ है 2 बार आ गया है फ्रेंड्स, और मन, मतलब इत्यादि, इसी टाइप का वर्ड जिसमें कि निश्चितता दर्शेगा। जैसे एहे का एग्जाम्पल है, तो एहे मोर किताब है, कि आपके पास कोई किताब है तो ये है, मतलब यही मेरा किताब है। उहे मतलब वही, ठीक है, एहे मतलब यही, वही हुआ। ओहे मतलब वही,
वही चीज हुआ। जैसे ओ है तो ओ है छोड़ा चोराए रहे। अब कि कोई लड़का को दिखा करके हम लोग बोलेंगे कि वही छोड़ा वही लड़का चुराया था, चोराए रहे। ठीक है, तो यह एक निश्चितता को दर्शाता है जब हम बोलेंगे कि वही छोड़ा वही वो है छोड़ा चोराए रहे। या ए दे, तो ए दे मोर किताब है, मतलब आप कोई किताब को दिखा करके बोल रहे हैं कि ये दे मोर किताब है, मतलब ये मेरा किताब है। तो वहां पे एक निश्चितता दर्श रहा है, तो वह क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो जे सर्वनाम शब्द से एक दूसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाएला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब जो भी सर्वनाम शब्द से एक दूसरे के बीच में संबंध का जानकारी मिलता है, संबंध दिखता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा शब्द आ जाएगा? जैसे जे ते, जे कर, ते कर, जे के, ते के और मन। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसन करबा वैसने भरबा। तो ये क्या हुआ, एक संबंध दिखाया। या जे पढ़ी से पास होई, इस टाइप से कंडीशनली संबंध दिखेगा उसमें कि जो पढ़ेगा मतलब वही पास होगा जो पढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि जे जाई से पावी, मतलब जो जाएगा वही पाएगा। तो संबंध दिख रहा है कि जो जाएगा और वही पाएगा। ठीक है, जेकर चुई से छारी, मतलब जिसका चुएगा वही छाड़ेगा। ये उस टाइप से हो गया कि जिसका फटेगा वही सिलेगा, उस टाइप से। मतलब जिसका नुकसान होगा वही उसका भरपाई कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पे आपका मान लीजिए खपड़ेल वाला घर से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपका मिट्टी का घर है तो जिसका चुएगा वही छाड़ेगा। अब जिसका पक्का का घर है जो इसका चुएगा ही नहीं वो थोड़ी छाएगा। ठीक है, अब आगे है कि जेके लागी से है जानी, मतलब यह संबंध दिख रहा है कि जिसको लगेगा वही जानेगा। ऐसे देखते हैं कि जिसको किसी भी चीज़ से, चाहे वह इमोशनल हो फिजिकल हो, जिसको जितना चोट लगता है वही उस दर्द को समझ सकता है, बाकी दूसरा कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता है। वही चीज़ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जेके लागी से है जानी। आगे है जे पढ़ी से है पास होई, मतलब जो पढ़ेगा वही पास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या दिख रहा है, संबंध दिख रहा है पढ़ना और पास होना में। लगना, जिसको लग रहा है वही जानेगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है, सॉरी एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इसका मतलब उस जो भी शब्द होगा उससे क्या चीज़ का आप लोगों को बोध होगा, तो प्रश्न का प्रतीत होगा, प्रश्न पूछने का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जे सर्वनाम शब्द से कोनो सवाल कर बोध होएला उके क्या कहल जाएला, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे के, कने, काले, कखन, कतना, कैसन, मने। मने मतलब आदि या इत्यादि। के मतलब कौन, कने मतलब किधर, काले मतलब कब, कखन वही कब हुआ, काले मतलब क्योंकि क्यों, इस टाइप से पूछ सकते हैं। कतना मतलब कितना, कैसन मतलब कैसा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल है कने जाब, मतलब किधर जाइएगा या किधर जाओगे, इस टाइप से कने जाब। काले जाब तो क्यों जाना है, क्यों जाइएगा। ठीक है, काले जाब। तो का खाब, क्या खाइएगा। कखन आवब तो कब आइएगा। कैसन लागी तो कैसा लगेगा। कतई कर है के तो कितना का है। ठीक है, जैसे कोई हम लोग मार्केट में चले गए, किसी सामान को पूछना है तो पूछेंगे कि ये सामान कतई कर है के। तो कतई क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसन लागी तो कोई भी चीज़ आप पहन करके पूछ रहे हैं या कोई भी चीज़ दिखा करके आप किसी को पूछ रहे हैं कि ये कैसा लगेगा, ये कैसन लागी। कखन आवब, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से भी जो जा रहा होता है उससे कि आप की राउरे कखन आवब, मतलब आप कब आइएगा।
या राउरे का खाब। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण, और ये शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अंतिम टॉपिक जो है आदर्शसूचक सर्वनाम। तो आदर्शसूचक सर्वनाम वही है जो कि हम लोग पहले शुद्ध भाषा का प्रयोग में अति समान सूचक वाला शब्द हम लोग प्रयोग में देखे थे, वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे आदर्शसूचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे है कि नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवैन, ठवैन का अर्थ क्या बताया गया है फ्रेंड्स, स्थान कर चलते आदर्शसूचक सर्वनाम भेटाला। मतलब नागपुरी भाषा का अपना खास स्थान के वजह से आदर्शसूचक सर्वनाम हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे तोहरे, राउरे, तोहरे मन, राउर मन कर ठाव में अपने चाहे अपने मन कर व्यवहार करल जाएला। मतलब ये सब शब्द के जगह पे क्या प्रयोग किया जाता है, अपने चाहे अपने मन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि तोय जाबे चाहे राउरे जाब, यह साधारण वाक्य हो गया। अगर हम इसको आदर्शसूचक वाक्य में लिखेंगे या बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, अपने जाबे, तोय या राउरे के जगह पे क्या आ गया, अपने। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है जो चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि आदर्शसूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएला जबकि अर्थ एके रहेला, अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होएला। आदर्शसूचक सर्वनाम में क्रिया किस में बदल जाता है, बहुवचन में बदल जाता है, जबकि अर्थ एक ही रहता है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है सामान्य वाक्य में तोय जाबे, तो इसको आदर्शसूचक में कैसे लिखेंगे, तो अपने जाबे, जाबे किस में बदल गया फ्रेंड्स, तो जाबे जो बदल गया वह जाबे में बदल गया, मतलब क्रिया बहुवचन में बदल गया। और तोय किस में बदल गया, तो तोय अपने में बदल गया। ठीक है, वही चीज़ देखिए इस उदाहरण में भी दिया गया है कि तोहरे मन आवा, मतलब तुम लोग आओ, या राउरे मन जाब, आप लोग जाइए। इसको आदर्शसूचक में कैसे लिख दिया गया, तो तोहरे या राउरे के जगह पे क्या प्रयोग कर दिया गया, तोहरे मन या राउरे मन के जगह पे अपने मन का प्रयोग कर दिया गया। और जाब किस में बदल गया, तो जाबे में बदल गया। ठीक है, तो ये हुआ आदर्शसूचक। अब हम लोग का आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। हम लोग आदर्शसूचक सर्वनाम को भी अच्छे से देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड MCQ करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।